हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलैरिटी हम कर रहे थे। आज हम प्रॉब्लम सेट 1 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के चारों प्रैक्टिस सेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इंक्लूडिंग थियरम्स। थियरम्स भी हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। एमसीक्यू है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इन अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, आपको ये रेशियोज दिए गए हैं। तो उसके हिसाब से ये चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। तो रेशियोज क्या लिए गए हैं, देखो यहाँ पर लिया गया है ए बी अपॉन क्यू आर, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड में लिया है बी सी अपॉन आर पी, लेना चाहिए था बट यहाँ पर इन्होंने पी आर लिखा है। देखो अगर हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर भी इस कॉर्नर से ही स्टार्ट करना चाहिए था, बट यहाँ सेकंड वाले रेशियो में डाउन में इन्होंने पी से स्टार्ट किया है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। और थर्ड वाला जो रेशियो लिया गया है सी ए अपॉन पी क्यू, यहाँ पर स्टार्ट किया है सी ए और यहाँ पर करेक्ट स्टार्ट किया है पी क्यू। तो ये तीनों जो लिए गए हैं रेशियो, उसके हिसाब से ये चार में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट वाला देखते हैं तो क्या दिया गया है पी क्यू आर और यहाँ पर दिया है ए बी सी। यहाँ पर देखो ए के साथ क्यू आना चाहिए, तो ये फर्स्ट वाला तो नहीं है। अब आइए चेक करते हैं सेकंड वाले को। तो अगेन यहाँ पर आपको पी क्यू आर दिया है और यहाँ पर दिया है सी ए बी। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ट्रायंगल इन्होंने ये लिया है पी और इसके साथ में यहाँ पर सी है, तो ये फर्स्ट कनेक्शन हो गया। सेकंड लिया है क्यू और यहाँ पर ए, तो यहाँ पर है क्यू और यहाँ पर है ए, ये भी करेक्ट है। थर्ड है आर एंड यहाँ पर है बी, करेक्ट है। देखो इसके हिसाब से अगर आप ये वाला रेशियो चेक करते हैं, ए के साथ में क्यू है तो ये ए के साथ में क्यू जा रहा है। सेकंड बी के साथ आर है तो यहाँ पर बी के साथ में आर गया। अब ये वाले रेशियो में मैंने आपको बताया था इनको आर पहले लिखना चाहिए था और पी बाद में लिखना चाहिए था, बिकॉज अप साइड में इन्होंने बी से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर भी वो आर से स्टार्ट कर सकते थे। एनीवे इसको छोड़ दो, थर्ड वाला जो दिया गया है उसको चेक करते हैं। तो ये सी जो है वो पी के साथ जा रहा है, ये भी करेक्ट है। तो इसके हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, तो इसको हम टिक कर देते हैं ऐसे। इसी तरीके से ये बाकी के दो ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। अब आइए सेकंड वाला एमसीक्यू देखते हैं। इफ इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, डी अगर कॉन्ग्रुएंट है क्यू से, ये डी वाला क्यू से कॉन्ग्रुएंट है और आर है ई से कॉन्ग्रुएंट, ये जो आर है वो ई से कॉन्ग्रुएंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, गलत है, वो आपको बताना है। देखो यहाँ पर आपके पास ये वाला एंगल ये वाला एंगल, एक एंगल आ गया और ये एंगल, दो एंगल आपके सिमिलर हैं, तो बाय ए टेस्ट ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये तो हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं, पहला दिया है डी ई एफ और दूसरा ट्रायंगल देखो यहाँ पर भी हमने डी से स्टार्ट किया तो यहाँ पर हम क्यू से स्टार्ट करेंगे। डी ई लिया है तो यहाँ पर क्यू आर आ जाएगा, क्यू आर पी। अब आपको रेशियोज लेने हैं, तो रेशियोज कैसे आएंगे, पहले दो लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा डी ई अपॉन यहाँ पर पहला दो है क्यू आर, तो यह हो गया क्यू आर इज इक्वल टू, फिर सेकंड टू ई एफ और यहाँ पर सेकंड टू लेंगे तो आर पी इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा डी एफ अपॉन यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड क्यू पी। ठीक है, अब ये जो आपको मिले हैं रेशियोज, इन रेशियोज को यहाँ पर चेक करना है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है ई एफ अपॉन पी आर, ई एफ अपॉन पी आर देखो यहाँ पर मिल रहा है आपको, और डी एफ अपॉन पी क्यू, तो ये वाला हमें नहीं चाहिए, बिकॉज करेक्ट ऑप्शन चूज नहीं करना है हमें, यहाँ पर फॉल्स है वो बताना है। तो फर्स्ट वाला तो ये करेक्ट हो गया, इसको हम नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आइए ये सेकंड वाला जो दिया गया है उसको चेक करते हैं। पहला है डीई अपॉन पी क्यू, तो यहाँ पर डीई तो मिल रहा है, पी क्यू नहीं है, न्यूमरेटर ठीक है, डिनोमिनेटर सही नहीं है। सेकंड है ई एफ अपॉन आर पी, यहाँ पर आपको मिल रहा है ई एफ अपॉन आर पी। अब आइए थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है डी अपॉन क्यू आर, तो डी अपॉन क्यू आर क्लियरली मिल रहा है। डी एफ अपॉन पी क्यू, तो वो यहाँ पर है डी एफ अपॉन क्यू पी, पी क्यू क्यू पी एक ही होता है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन भी हमें मिल रहा है, फर्स्ट वाला भी मिल रहा है। अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं। ई एफ अपॉन आर पी, यहाँ पर दिया गया है ई एफ अपॉन आर पी, डी अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर। तो ये तीनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, जस्ट ये बी वाला आपको नहीं मिल रहा है, मतलब आपको फॉल्स ही ढूंढना था, तो ये करेक्ट है बी वाला। समझा? बाकी के जितने भी ऑप्शन मैंने आपको बताए ए सी एंड डी, इन सब के रेशियोज यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। ये सब कुछ आपको सॉल्व करके नहीं बताना है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया मैंने, डायरेक्टली आपको सेलेक्ट करना है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू में आपको दिया है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ये बी ई के इक्वल है, एफ सी के इक्वल है, ये एफ सी के इक्वल है। आगे आपको बताया जा रहा है ए बी इक्वल है 3 DE के, ये ए बी का जो वैल्यू है वो 3 DE के बराबर है। तो आगे पूछते हैं देन
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल इज ट्रू। तो ऑप्शन ए में देखो आपको क्या दिया गया है, द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। तो ये तो हो नहीं सकता। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, इस तरीके का, सिमिलर मतलब इस तरीके का। इसमें क्या होता है, शेप और साइज सेम टू सेम, डिट्टो जुड़वा जैसे होते हैं वैसे होगा। और सिमिलर में क्या होता है, शेप बिल्कुल सेम होता है, साइज डिफर करता है, एक अगर बिगर है तो दूसरा वाला स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट नहीं है और दोनों ही सिमिलर नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है। सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों सिमिलर हो सकते हैं बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये हो सकता है ना, देखो दोनों का जो शेप है वो सेम है लेकिन साइज डिफर कर रहा है। अगर इस वाले ट्रायंगल को उठाकर इस पे रखें तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि एक छोटा है और एक बिगर है। तो इसका मतलब ये सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। थर्ड वाला देखो आपको दिया है द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, ये तो होगा नहीं। और डी वाला बोलते हैं कि नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज ट्रू, तो ऐसा नहीं है। सेकंड वाला जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, दोनों सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। दोनों ट्रायंगल में जो एंगल्स इनके दिए गए हैं वो 60-60 डिग्री के होंगे। तो रेशियो दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ 1:2। ए बी अगर 4 है तो डी ई का लेंथ आपको फाइंड करना है। ए बी 4 दिया है तो ये डी ई आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको इसका रेशियो ऑलरेडी दिया गया है 1:2 है ना, क्वेश्चन में ही दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी भी यहाँ पर आपको दिया गया है 4, देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। अब आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डी ई स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो भी वही रहेगा, तो मैं इंटू 1 नहीं लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 2। स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर डी ई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा है ना। अगर हम ये अंडर रूट में डाल दें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ डी ई बचेगा। इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2 तो अकेला है तो ये चला जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर बचेगा √2। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको डी दिया है, तो डी को सेलेक्ट करना है। समझा। ये प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन 6 अगर आप देखते हो सेम टू सेम वैसा ही है। एग्जाम में भी पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा है, डायरेक्टली आपको सेलेक्ट करना है, बट बिना सॉल्व करे आपको पता नहीं चलेगा। तो रफ में इसको सॉल्व करके चेक कीजिए और फिर उसके बाद में डायरेक्टली आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन। अब आइए फिफ्थ वाला एमसीक्यू देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, इसको भी सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है सेगमेंट एक्स वाई, ये एक्स वाई जो है पैरेलल है किसके, बीसी के। बाय बीपीटी थ्योरम भी इसको कर सकते हैं, बाय एंगल एंगल टेस्ट भी इसको कर सकते हैं। दोनों में आपको बता देता हूँ, जो भी ठीक लगे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, बताते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ पर पहले हम बाय बीपीटी थ्योरम देख लेते हैं किस तरीके से आता है, और फिर यहाँ पर मैं ए टेस्ट से कैसे आएगा वो भी बताता हूँ। ठीक है, बाय बीपीटी अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको रेशियोज क्या मिलेंगे, देखो ए एक्स अपॉन बी एक्स लिखो, यहाँ पर आ जाएगा ए वाई अपॉन वाई सी लिखो या सी वाई लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, ये वाला रेशो अपॉन ये वाला रेशो है ना। बीपीटी थ्योरम यही होता है, जो उनके साइड होते हैं उनके रेशो इक्वल होते हैं। अब ऑप्शन अगर आप चेक करते हो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो ए बी अपॉन ए सी दिया है, यहाँ पर तो हमारे पास ए बी अपॉन ए सी है ही नहीं। सेकंड वाले में दिया है ए एक्स अपॉन ए वाई, तो यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पर ए वाई है। ऑप्शन बी में अगर आप देखें तो ए एक्स अपॉन एक्स बी, यहाँ पर कहीं है ही नहीं हमारे पास एक्स बी, बी एक्स है। चलो फिर भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक है हमारे पास। सेकंड वाला ए वाई अपॉन ए सी, तो यहाँ पर ए वाई तो है बट ए सी नहीं है, तो इसके लिए भी यहाँ पर हमें ए सी का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। थर्ड वाले में अगर आप देखें तो ए एक्स अपॉन वाई सी, तो ए एक्स तो है अपॉन में लेकिन वाई सी यहाँ पर है। वैसे ही यहाँ पर ए वाई अपॉन एक्स बी, तो ए वाई यहाँ पर है, बी एक्स यहाँ पर है। तो थर्ड वाले ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। और फोर्थ वाले ऑप्शन में देखो यहाँ पर आपको ए बी अपॉन वाई सी दिया है, ए बी तो हमारे पास कहीं पर है ही नहीं, ए सी अपॉन एक्स बी ये भी नहीं है, तो डी वाला तो वैसे ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं पहले वाले को देखता हूँ इसको मैं जुगाड़ करूँ, ए बी अपॉन ए सी हमें चाहिए, तो ये ए बी है और ये ए सी है। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, अगर ए बी को मैं यहाँ पर ब्रेक करके लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा ए एक्स प्लस बी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। बट ये डायरेक्टली नहीं करेंगे, अगर वैसा करेंगे तो यहाँ पर हमारा ए एक्स खत्म हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इनवर्ट एंडो करेंगे। 9th स्टैंडर्ड में सीखा है ना इनवर्ट एंडो, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा वाई सी अपॉन ए वाई।
अब इसके बाद आपको कॉम्पोनेंटो लगाना है। उसमें क्या होता है, ये डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर भी हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स प्लस ए एक्स अपॉन में ए एक्स जैसा है वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर वाई सी प्लस ए वाई अपॉन में ए वाई। अब यहाँ अप साइड में देखो बी एक्स प्लस ए एक्स दिया है, मैंने आपको बताया था ये बी एक्स प्लस ए एक्स ये मिलाकर क्या बनेगा, ए बी बनेगा। तो यहाँ पर अप साइड में हम ए बी लेकर आ सकते हैं। वैसे ही राइट साइड में आपको यहाँ पर दिया गया है ए वाई प्लस वाई सी, तो आपको मिलेगा ए सी, जो आपको यहाँ पर ए सी डाउन में दिया है। इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो बी एक्स प्लस ए एक्स आपका बन जाएगा ए बी अपॉन में ए एक्स जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, इज इक्वल टू यहाँ पर वाई सी प्लस ए वाई आपको देगा ए सी अपॉन में ए वाई जैसा है वैसे ही रहने दो। अब यहाँ पर ये जो रेशियो आपको आया है इसको ही थोड़ा सा एडजस्ट करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर अपने पास अप साइड में है ए बी, यहाँ पर भी ए बी है, डाउन में है ए सी लेकिन यहाँ पर ए एक्स है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, और ये जो ए एक्स है इसको मैं यहाँ पर भेज सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। आइए पूरा डिटेल में बता देता हूँ कैसे करना है। ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ए सी इंटू इसको मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, बराबर। तो ये हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए वाई जैसा है वैसे ही रहने दो। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ए बी यहाँ पर मैं ए सी को लेकर आता हूँ, बिकॉज यहाँ पर वो मल्टीप्लीकेशन में है, डाउन में आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ का जो ए एक्स है उसको कुछ नहीं किया है, ए वाई को भी कुछ नहीं किया, तो आपको फर्स्ट वाला जो ए ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो आया ना बराबर से, पहले इन्वर्टेंडो और फिर उसके बाद कंपोनेंडो। बीपीटी अप्लाई करके इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ए टेस्ट से आप कैसे करोगे वो मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए गए, एक तो ये छोटा वाला ए एक्स वाई और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी। तो अगर मैं लिखूं ट्रायंगल ए बी सी पहले ट्रायंगल ए एक्स वाई से बाय ए एट एस, कैसे आइए बताता हूँ। अगर आप इसका रेशियो लिखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड ले रहा हूँ डायरेक्टली ए सी अपॉन ए वाई। देखो दोनों में अगर आप देखें तो इसमें आपको ए कॉमन मिल रहा है ना। देखो यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए कॉमन है, तो एक एंगल इसका कॉमन हो गया। और दूसरा यहाँ पर ये एक्स और यहाँ पर ये बी दोनों सिमिलर है, कैसे, ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये दो लाइन पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो आपको मिलते हैं वो इक्वल होते हैं। वैसे ही अगर आप देखें ये वाला ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन है पैरेलल, तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर दो एंगल मिलेंगे, ये दोनों भी सिमिलर होंगे। तो बाय ए टेस्ट आप कह सकते हो ना कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब ये जो रेशियो आपको मिला है इस रेशियो को भी आपको क्या करना है, वही अल्टरनेटिव यूज करना है। यहाँ पर आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए एक्स अपॉन ए वाई, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको जो दिया है वो करेक्ट है, वैसे ही करना है, समझा। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों में से आपको जो भी ठीक लगे कर सकते हो। ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा घुमाकर पूछा है, ऑप्शंस आपको क्लियरली पता नहीं चलते, जुगाड़ करके आपको निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी बीडीसी, ट्रायंगल एबीसी है, बीडीसी एक लाइन पर है इसीलिए बीडीसी ऐसे दिया गया है। बीडी 7 है, बीसी 20 है, मतलब ये बी से लेकर सी तक का 20 दिया है, और ये छोटा जो है बीडी ये 7 है। उसके बाद आपको ये तीन के रेशियोज निकालने को कह रहे हैं। तो रेशियोज हमने किसमें निकाले थे, प्रैक्टिस सेट 1.1 में, जिसमें आपने देखा होगा सेम बेस सेम हाइट होता है, तो सेम वाली चीजें हट जाती है। तो पहले हमें क्या करना होगा, ये डीसी का वैल्यू निकालना होगा, तो वो तो ईजी है ना। आइए पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको रेशियोज निकालना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपके पास बेस तो है, हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ होगी, और ये आपका रहेगा हाइट। इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं आप, चलो ए बी सी डी हो गया है, तो यहाँ पर हम ई दे देते हैं, तो ए ई आपका हाइट हो जाएगा। तो ये क्योंकि हमने ड्रॉ किया है एक्स्ट्रा है, तो इसको कंस्ट्रक्शन में हम पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम बी डैश ई डैश सी, है ना, तीनों एक ही लाइन में है। अब हमें फाइंड करना है डी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है। तो अगर बी सी निकालना है तो कैसे निकलेगा, बी डी प्लस डी सी, है ना, ये पूरी स्ट्रेट एक लाइन है। तो अगर हम इसको दो चीजों में ब्रेक करें और उसको प्लस कर दे तो हमें कंप्लीट मिल सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी डी प्लस डी सी, और यहाँ पर चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं बी डैश डी डैश सी। तो जस्ट यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। क्वेश्चन में दिया है बी सी का वैल्यू 20
और BD का वैल्यू 7। तो यहाँ पर आ जाएगा BC का वैल्यू 20 इज इक्वल टू BD का वैल्यू 7 प्लस DC हमें फाइंड करना है। तो आगे 20 अपनी जगह रहेगा, ये 7 राइट हैंड साइड में है प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -7 इज इक्वल टू DC। तो देयरफॉर DC इज इक्वल टू 13। अब हमारे पास BD भी है, DC भी है और BC भी है, तो हम रेशियोज निकाल सकते हैं। तो आइए फर्स्ट रेशियो देखते हैं। देखो ट्रायंगल ABD, पहला वाला जो आपको दिया है ये इस पर फोकस करो, ABD एंड ट्रायंगल ADC, ये ABD और दूसरा है ADC। अब ये दोनों में अगर आप हाइट देखें तो यहाँ पर AE ही आपका हाइट होगा, बराबर। तो सेम हाइट हो गया, जब सेम हाइट होता है तो हाइट हाइट कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर हाफ भी नहीं लिखेंगे बिकॉज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दोनों में हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, हैव सेम हाइट, और हाइट क्या है ए। तो इस तरीके से पूरा लिखना है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC हैव सेम हाइट ए। दोनों के पास सेम हाइट है तो हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ बेस बचेगा। तो बेस क्या है, यहाँ पर पहला वाला है BD और दूसरा वाला है DC, दोनों का वैल्यू आपके पास है। तो आइए फटाफट से उसका रेशियो लिख देते हैं। क्या आएगा, BD अपॉन DC, और रीजन में आप लिख सकते हैं ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो BD अपॉन DC का वैल्यू आपके पास है, BD है 7 और DC है 13। तो बस पहला वाला रेशियो आपका निकल गया। अब ये सेकंड वाला हमें देखना है, तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। पहले लिख दो ट्रायंगल ABD, देखो अब यहाँ पर ये वाला और ये वाला सेम है, जस्ट ये डाउन वाले को आपको देखना है। तो ABC में आपका BC हो जाएगा बेस। इस बार भी दोनों के पास सेम हाइट है तो लिखेंगे हैव सेम हाइट AE। तो रेशियो लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको BD मिलेगा और डाउन में BC मिलेगा। पहले DC मिला था, यहाँ पर BC मिल रहा है, और रीजन सेम टू सेम वही रहेगा, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। तो BD का वैल्यू आपके पास है 7 और BC क्वेश्चन में ही दिया गया था 20। तो हो गया सेकंड वाले का भी रेशियो कंप्लीट। अब आइए थर्ड वाला रेशियो देखते हैं। थर्ड वाले में देखो आपको दिया है ADC। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले में डिनोमिनेटर देखते हो ADC था, वो यहाँ पर है अप साइड में, और डाउन में यहाँ पर दिया है ABC, जो सेकंड वाले में डिनोमिनेटर था ABC। तो ऑलरेडी ये रेशियोज आपने लिए हुए हैं। इसका भी हाइट आपको सेम मिलेगा जो कि AE है। अब रेशियो अगर हम लिखेंगे तो कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगा, तो इस बार आपको क्या मिलेगा, DC अपॉन BC, और यहाँ पर रीजन आपको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। तो अब अगर हम रेशियो लिखें, DC का वैल्यू हमने फाइंड किया था और BC का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया था 20। तो बस इस तरीके से आपको करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन में अगर आपको ये वैल्यूज नहीं दी जाती, BD का वैल्यू BC का वैल्यू अगर नहीं दिया जाता, तो जस्ट आप ये BD अपॉन BC करके छोड़ देते, बट यहाँ पर वैल्यू दिया गया है इसीलिए हमें DC फाइंड करना पड़ा, और DC का वैल्यू हमें मिला 13। तो उसके हिसाब से हमने बाकी रेशियोज निकाले और यहाँ पर वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट किया है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे अगर वहाँ पर BD और BC का वैल्यू नहीं दिया होता, डायरेक्टली हम रेशियोज निकालते BD अपॉन DC, BD अपॉन BC, DC अपॉन BC, इतना ही लिखकर छोड़ देते और रीजन लिखते ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। बट यहाँ पर वैल्यू दिया है इसीलिए हमें DC का वैल्यू फाइंड करना पड़ा। तो ये फर्स्ट रेशियो का वैल्यू, सेकंड रेशियो का वैल्यू एंड थर्ड वाले का वैल्यू इस तरीके से आएगा। समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 3, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल हाइट्स 2:3। If the base of smaller triangle is 6 centimeter, then what is the corresponding base of the bigger triangle? स्मॉलर का दिया गया है, बिगर का आपको फाइंड करना है। ठीक है, एरिया आपके पास है, बेस में आपके पास स्मॉलर का है, बिगर का आपको निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। एरियाज है इसीलिए A1 एंड A2 कंसीडर किया है। आप बेस लेंगे तो बेस में भी हम क्या करेंगे, B1 एंड B2 कंसीडर करेंगे। A1 जो है वो स्मॉलर है और A2 बिगर है, वैसे ही B1 स्मॉलर हो जाएगा और B2 बिगर हो जाएगा। तो B2 हमें फाइंड करना है। आइए पहले हम बेस को कंसीडर कर लेते हैं, लेट B1 एंड B2 बी देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो इसके हिसाब से अगर हम रेशियो लिखे A1:A2, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2:3, और अगर हम इसको इस तरीके से लिखे तो भी ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू 2/3।
और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। और यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट। तो यहाँ पर हाइट अपॉन हाइट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बेस अपॉन बेस बचेगा। तो ये एरिया जब हम निकालेंगे, हाइट हाइट कैंसिल, तो बेस अपॉन बेस बचा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइट इक्वल है, तो वही रीजन यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। समझा। अब आगे आपके पास वैल्यू है A1/A2 का वैल्यू 2/3 दिया गया है, B1 का वैल्यू आपके पास है 6 और B2 आपको फाइंड करना है, बिगर वाला फाइंड करना है ना। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू B2 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 इंटू 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में B2 अकेले हो जाएगा, यहाँ पर 6 इंटू 3 अपनी जगह ही रहेगा, बस ये 2 आ रहा है यहाँ पर डाउन में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, लेफ्ट में राइट में आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2, अब 2 1 और ये 2 3 3 इंटू 3 आपको यहाँ पर मिलेगा 9। सो देयरफॉर B2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। पहला वाला 6 सेंटीमीटर दिया है स्मॉलर, बिगर वाला आपको 9 सेंटीमीटर मिला। फाइनल आंसर भी लिख दो इसी के साथ, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। समझा। तो इस तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया सॉल्व। अब आइए प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 4 देखते हैं। यहाँ पर आपको ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में एंगल ए बी सी ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है एंगल DCB से। DCB मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है। ए बी का वैल्यू 6, DC का वैल्यू 8 दिया है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB फाइंड करना है। अब इसमें आप अगर ध्यान देते हो, दोनों ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में BC और यहाँ पर DCB में भी BC सेम बेस हो जा रहा है, दोनों के पास सेम बेस है। चलो दोनों को मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। ABC ये पहला वाला एंगल है, दूसरा एंगल है DCB। तो दोनों में ये BC जो है वो कॉमन आ रहा है, मतलब बेस कॉमन हो गया। तो जब बेस कॉमन हो गया तो बेस बेस कैंसिल हो जाएगा, हाइट अपॉन हाइट आंसर रहेगा। तो हाइट क्या है, यहाँ पर है AB इसका हाइट और यहाँ पर है DC इसका हाइट। हो गया सॉल्व। लिखना कैसे वो देख लेते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, इन दोनों ट्रायंगल के पास सेम बेस है, तो यही लिखेंगे हम, हैव सेम बेस BC। अब रेशियो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस कैंसिल, तो सिर्फ आपके पास हाइट बचेगा। हाइट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर AB मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा DC। और यहाँ पर रीजन लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस। AB अपॉन DC का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखो AB यहाँ पर 6 है और DC 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/8। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 3 जा 2 4 जा, सो देयरफॉर 3/4 रहेगा इसका रेशियो। तो हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब आइए प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 5 देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है इन फिगर 1.74 PM जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, ये हाइट है समझ लो, जो 10 सेंटीमीटर का दिया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन फाइंड NR। ये जो आपको दिया गया है NR, इसका आपको फाइंड करना है। तो दोनों ही हाइट है, PM भी हाइट है और NR भी हाइट है। ट्रायंगल में हाईलाइट कर रहा हूँ, पहला वाला ट्रायंगल था PQS और सेकंड वाला ट्रायंगल है QRS, ये QRS। तो इसमें अगर आप ध्यान देते हो, दोनों के पास QS इक्वल बेस है, तो बेस अपॉन बेस कैंसिल हो जाएगा, हाइट अपॉन हाइट आपको आंसर मिलेगा, बट NR हमें फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे देखो, जैसे मैंने आपको बताया दोनों के पास सेम बेस है, तो वही लिखेंगे यहाँ पर, ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल QRS हैव सेम बेस QS। अब रेशियो निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू, बेस कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ हाइट बचेगा। तो पहले वाले का हाइट आपको मिल रहा है PM और दूसरे वाले का हाइट NR, जो आपको फाइंड करना है। हाइट मैंने हाईलाइट करके रखा है रेड में। सो देयरफॉर पहला अप साइड में आपको दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, जिसका वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल रहा है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल रहा है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया है। और दूसरा जो डिनोमिनेटर में दिया गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS, उसका भी वैल्यू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर हम उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 100/110 इज इक्वल टू, PM का वैल्यू आपके पास दिया गया है 10 सेंटीमीटर और NR आपको फाइंड करना है। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू NR इज इक्वल टू 10 इंटू 110। अब नेक्स्ट स्टेप में NR अकेले हो जाएगा और यहाँ पर 10 इंटू 110 अपॉन 100 आ जाएगा।
ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, तो आपके पास सिर्फ बचा 11/1। तो डाउन में अगर 1 है तो क्या फर्क पड़ता है, आपको सिर्फ यहाँ पर 11 मिलेगा और इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर में। और यहाँ पर आपको रीजन लिखना है क्या, जो हमने अप साइड में भी लिखा है, ट्रायंगल्स हैव इक्वल बेस। सो देयरफॉर लास्ट में आप फाइनल आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, एन आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो हो गया फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। आइए प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 6 देखते हैं। ट्रायंगल एम एन टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज 5 and length of altitude drawn from point S is 9. Find the ratio area of triangle MNT upon area of triangle QRS। तो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, MNT एंड QRS दोनों सिमिलर हैं। पहले वाले ट्रायंगल में एल्टीट्यूड है T से और दूसरे वाले ट्रायंगल में एल्टीट्यूड है S से। फर्स्ट वाले का एल्टीट्यूड 5 है और सेकंड वाले का 9 है। तो आपको ये रेशियोज फाइंड करने हैं। क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिया गया है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिए, दोनों सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंट नहीं बोला है इसीलिए दोनों का साइज मैंने छोटा बड़ा रखा है। तो अब यहाँ पर अगर नेमिंग करें, पहला वाला जो ट्रायंगल दिया है एम एन टी, टी को मैंने अपसाइड इसीलिए रखा है बिकॉज पी से एक परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये इस तरीके से एक परपेंडिकुलर आएगा जिसका हाइट आपको 5 दिया गया है। सेकंड वाला ट्रायंगल आपको दिया है क्यू आर एस, एस से एक परपेंडिकुलर आएगा जो स्ट्रेट 90 डिग्री का होगा और इसका लेंथ यहाँ पर आपको दिया है 9। तो ये टी एल और यहाँ पर एस पी ये आपके एल्टीट्यूड्स हो गए। तो गिवन में आपको दिया गया है कि ट्रायंगल एम एन टी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर एस से। अगर इन्होंने कहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब क्या है, ये सारे जो एंगल्स आपको दिए गए हैं इनसाइड, ये सारे एंगल एक दूसरे से सिमिलर हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये एम और ये क्यू ये दोनों भी सिमिलर हैं, तो जितनी जरूरत है हम सिर्फ उसको लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, इसको हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं। और यहाँ पर रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था तो इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, दो एंगल देखने हैं। एक एंगल मिल चुका है, ये दोनों का हाइट 90 डिग्री का है, तो एक एंगल तो मुझे मिल गया है। दूसरा मुझे ये m और यहाँ पर q ये भी सिमिलर मिल रहा है। तो दो एंगल अगर सेम है तो बाय ए टेस्ट मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों छोटे ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल MLT, चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, MLT ये पहला वाला और दूसरा वाला QPS। अब इसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एंगल M और एंगल Q जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, जो हमने इक्वेशन 1 में भी देखा था। तो सेम टू सेम वही लिखेंगे, एंगल M जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q से, और यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1। इसके बाद अगर एंगल हम देखें MLT, तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री मिल रहा है L पर और P यहाँ पर 90 डिग्री है। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में हम एंगल ले सकते हैं MLT। देखो L एंगल बना रहा है और यहाँ पर P एंगल बनाएगा, जो मिडल वाला होता है वो एंगल बनाएगा। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से एंगल, MLT एंड QPS। रीजन लिखेंगे ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। सो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल हम कह सकते हैं ना, जो छोटे वाले हाईलाइटेड हैं ये दोनों भी सिमिलर हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल MLT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPS और रीजन आ जाएगा बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इसका अगर मैं रेशो निकालूं तो कैसे आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड देखना पड़ेगा। MT अपॉन QS इज इक्वल टू TL अपॉन SP। अब यहाँ पर थर्ड साइड मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे उसका कुछ काम ही नहीं है। ML अपॉन QP यहाँ पर हम ले सकते हैं बट उसका मुझे कुछ फायदा ही नहीं है, इसीलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है। क्यों, उसका भी रीजन क्या है, TL का मेरे पास वैल्यू है, यहाँ पर SP का वैल्यू है, MT अपॉन QS मुझे फाइंड करना है, इसीलिए मैं सिर्फ ये दो रेशो पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो MT अपॉन QS एज इट इज ही रहेगा। TL अपॉन SP यहाँ पर मेरे पास दिया गया है, TL है 5 और SP है 9। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब आपको गिवन क्या दिया गया है, ट्रायंगल MNT सिमिलर है ट्रायंगल QRS से, है ना, ये आपको दिया गया है गिवन में। तो अब हम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हमने रेशियोज प्रैक्टिस सेट 1.1 जैसे क्यों नहीं निकाले, क्योंकि हमारे पास हाइट दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास बेस भी अलग है और हाइट भी अलग है, इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट 1.1 वाले चीज को फॉलो नहीं करेंगे।
थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल उसी को फॉलो करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू, तो यहाँ पर रेशियोज क्या आ जाएंगे बताओ, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हमने स्टार्टिंग के दो लिया, इसके बाद हम बाद के दो लेंगे, NT स्क्वायर अपॉन RS स्क्वायर, फिर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड, तो MT स्क्वायर अपॉन QS स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ना मेरे पास इसका वैल्यू है और ना इसका वैल्यू है, बट इसका वैल्यू मेरे पास यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, स्क्वायर है बट वहां पर हम MT अपॉन QS को यूज कर सकते हैं, 5/9 है, बट ये दो का मेरे पास काम ही नहीं है, ना मेरे पास उनका वैल्यू है। देखो MN यहाँ पर मेरे पास नहीं है, QR भी नहीं है, तो स्टार्टिंग के दो रेशो मैं नहीं भी लूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, MT स्क्वायर अपॉन QS स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में दोनों के पास स्क्वायर है तो हम कॉमन स्क्वायर पुट कर सकते हैं, है ना, ये दोनों एक ब्रैकेट में आ सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर वैल्यू भी मेरे पास दिया गया है 5/9 द होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी को हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 5×5 = 25 आता है और 9×9 = 81 आता है। तो यहाँ पर लास्ट में फाइनल आंसर किस तरीके से लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT जो आपको पूछा गया था अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू क्या मिला है, 25/81। समझा, तो ये 6 वाला क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 7, इन फिगर 1.75 ADC, एक स्ट्रेट लाइन पर है ADC, इसीलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं ADC, और आगे कहते हैं BEC, मतलब ये BEC एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो सेगमेंट DE पैरेलल है AB से, ये DE पैरेलल है AB से, तो AD का वैल्यू 5 दिया गया है, DC का वैल्यू 3 और BC का वैल्यू 6.4, तो आपको फाइंड करना है ये X का वैल्यू यानी BE का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अगर ये दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यस बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट डीई पैरेलल है AB से, ये आपको गिवन दिया गया है। अगर हम इसके ऊपर बीपीटी थ्योरम अप्लाई करें तो रेशियोज क्या बनेंगे, देखो DC अपॉन AD, तो DC अपॉन AD इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने D से स्टार्ट किया, तो जब इसका रेशियो लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम E से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम यहाँ गए थे DC किया, तो यहाँ पर हम E से भी C तक ही जाएंगे, तो क्या आएगा EC अपॉन सेकंड वाला रेशियो देखो AD लिया है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा BE, जैसा रेशियो लिया है पहले में वैसा ही सेकंड में लेंगे। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम भी लिख सकते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन पूरा लिखोगे तो अच्छा है, आदत हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, DC का वैल्यू आपके पास दिया गया है, क्या है, हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, DC है 3, BC है 6.4, AD है 5। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, जस्ट BE का वैल्यू नहीं है, उसको हमें फाइंड करना है। तो DC यहाँ पर आपको दिया गया है 3 और AD आपको दिया है 5 इज इक्वल टू EC, यहाँ पर ध्यान से देखो E से लेकर C तक का आपको दिया गया है 6.4 माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 6.4 माइनस एक्स अपॉन में BE क्या दिया गया है, B से लेकर E तक यहाँ पर x दिया है, तो यहाँ पर भी x ही लिखेंगे, ये x चला जाएगा यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 3x इज इक्वल टू, अब ये 5 पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को हम बाहर रखते हैं और 6.4 माइनस एक्स को ब्रैकेट के अंदर, आगे सॉल्व करना है जस्ट, 3x अपनी जगह ही रहेगा, 5 इंटू 6.4 कितना होगा, 6.4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, एक के बाद पॉइंट था तो यहाँ भी एक के बाद पॉइंट, जीरो हट जाएगा तो सिर्फ आपको मिलेगा 32, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -5x 3x, ये -5x इज इक्वल टू के लेफ्ट में चला जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +5x इज इक्वल टू 32 अपनी जगह ही रहेगा, देयरफॉर 3 + 5 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 32, अब x अकेले हो जाएगा, यहाँ पर 32 अपनी जगह है, 8 आ जाएगा डाउन में, तो ये 8 आ गया, 8 1 जा 8 4 जा, देयरफॉर BE जो आपको दिया है x ही फाइंड करना था ना, तो BE x था, तो अब हमें मिल गया है क्या 4,
कुछ नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर यूनिट्स लिखेंगे। समझा? तो ये 7th वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका सॉल्व। प्रॉब्लम सेट 1 का मेन क्वेश्चन 8 देखते हैं। इन फिगर 1.76 सेगमेंट पीए, सेगमेंट क्यूबी, सेगमेंट आरएस एंड सेगमेंट एसडी आर परपेंडिकुलर टू लाइन एडी। देखो सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं और साइन भी इन्होंने दिया है, लेकिन किस लाइन पर है? एडी इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो ए बी का वैल्यू 60 दिया है, बी सी 70, सी डी 80, पी एस 280। ए बी, बी सी, सी डी इसका इंडिविजुअल दिया है, बट लेफ्ट हैंड साइड में पी से लेकर एस तक बोलते हैं 280 है। तो फाइंड क्या क्या करना है? पी क्यू, क्यू आर, आर एस। इंडिविजुअल निकालना है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखते हो, इसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल इसको यूज कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर गिवन में हमने वो सारी चीजें लिखी है जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि पी ए पैरेलल है क्यूबी से और वो पैरेलल है आरसी से और वो पैरेलल है एसडी से। ये सारी लाइनें एक दूसरे से पैरेलल है, ये बता दिया। और रीजन में क्या लिखा है? लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ तक समझा? अब आगे हम कंसिडर करेंगे जो जो हमें फाइंड करना है। जैसे कि ये पी क्यू हमें फाइंड करना है, तो पी क्यू को एक्स ले लेंगे, क्यू आर को वाई ले लेंगे। तो लिखो लेट द वैल्यू ऑफ पी क्यू बी एक्स एंड दैट ऑफ क्यू आर बी वाई। तो अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मुझे वैल्यू दिया गया है, मान लेते हैं 100, और यहाँ तक मुझे बताया जा रहा है कि ये 20 है, टोटल बताया है 100 है। तो अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 को माइनस करना पड़ेगा 20 से, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पी एस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एस, और रीजन में हम लिख सकते हैं तीनों एक ही लाइन में ना, पी डैश क्यू डैश एस। देयरफॉर पी एस का वैल्यू 280 क्वेश्चन में दिया गया है, पी क्यू हमने एक्स लिया है, प्लस क्यू एस हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर 280 एक्स को अगर इधर भेज दूं तो प्लस से यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्यू एस। तो यहाँ पर क्यू एस मुझे मिल गया है 280 माइनस एक्स, जिसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। नाउ फ्रॉम वन हम क्या क्या ले रहे हैं? देखो सेगमेंट पी ए पैरेलल है सेगमेंट क्यू बी से और वो पैरेलल है सेगमेंट एस डी से। यहाँ पर रीजन हम लिखेंगे फ्रॉम वन। तो रेशो यहाँ पर हम लेंगे ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एस, और यहाँ पर रीजन लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो ए बी को हम ऐसे ही रखेंगे। बी डी क्या होता है जो मैंने आपको बताया था, ये जो बी डी है यहाँ पर इसको ध्यान दो, इस बी डी को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो बी सी प्लस सी डी इस तरीके से आ जाएगा। तो डाउन में हम लिखते हैं बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एस को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रीजन में लिखेंगे बी डैश सी डैश डी, तीनों एक ही लाइन पर हैं। अब वैल्यूज मेरे पास हैं, देखो ए बी का वैल्यू 60 दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 अपॉन बी सी का वैल्यू भी दिया गया है, सारी चीजें यहाँ पर है। तो बी सी आ गया 70 प्लस सी डी 80 दिया है इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू को हमने एक्स कंसिडर किया है, देख लो यहाँ पर पी क्यू एक्स है, क्यू एस का वैल्यू यहाँ पर 280 माइनस एक्स दिया है, मतलब मिला है हमें। तो पी क्यू यहाँ पर एक्स आ जाएगा जो हमने कंसिडर किया था, क्यू एस का वैल्यू मुझे मिला था 280 माइनस एक्स। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 60 अपॉन 70 प्लस 80 यहाँ पर होता है 150 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 280 माइनस एक्स। एक जीरो से एक जीरो गया, थ्री के टेबल में कैंसिल हो सकता है, थ्री टू जा और डाउन में थ्री फाइव जा। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 280 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 5x, क्योंकि ये यहाँ पर जा रहा है क्रॉस में और ये यहाँ पर। सो देयरफॉर 2 इंटू 280 करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 560 माइनस 2x इज इक्वल टू 5x। अब x वाले टर्म को एक साइड ले लो, तो 560 इज इक्वल टू 5x, ये माइनस 2x उधर जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेगा 560 और यहाँ पर मिलेगा 7x। अब 560 अपॉन 7 कर लो, यहाँ पर x अकेले हो जाएगा। सो देयरफॉर 7 वन जा 7 8 जा और ये 0 बच गया ऐसे। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है? 80। अब ध्यान दो, एक चीज से देखो आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर पी क्यू हमने x कंसीडर किया तो x का वैल्यू मुझे मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पर
क्यू एस में 280 माइनस एक्स था, तो अब यहाँ पर क्यू एस भी मिल जाएगा आपको। तो आइए वन बाय वन करते हैं। यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू आपको मिलेगा 80 यूनिट्स, और इसी के साथ में क्यू एस जो है आपको 280 माइनस 80 करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेगा 200। इसको भी यूनिट्स लिखो। दो चीजें तो मिल गई, बट क्यू एस आपको क्या दिया है? क्यू एस है क्यू आर प्लस आर एस। मैंने आपको बताया था एक पूरी चीज दी गई है, उसको अगर बीच में से ब्रेक करेंगे तो प्लस करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं क्यू डैश आर डैश एस। देयरफॉर क्यू एस आपके पास 200 है, क्यू आर हमने वाई कंसीडर किया था, प्लस आर एस हमें फाइंड करना है। सो देयरफॉर 200 माइनस वाई इज इक्वल टू आर एस, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। नाउ सेम जैसा पहले किया है वैसे ही करना है। लिख दो सेगमेंट क्यू बी पैरेलल है सेगमेंट आर सी से, और वो पैरेलल है सेगमेंट एस डी से, और ये हमें 1 से पता है, तो रीजन में लिखेंगे फ्रॉम 1। अगेन यहाँ पर हम रेशियोज ले लेंगे, बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन आर एस, और यहाँ पर रीजन लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर रेशियो हमने यही क्यों लिए, बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन आर एस, बी सी अपॉन में सी डी, ये एक साइड हो गया। सेकेंड साइड क्या लेना पड़ेगा? क्यू आर, क्योंकि वाई हमें फाइंड करना है, इसीलिए हमने ये वाला रेशियो लिया है, और अपॉन में आ जाएगा आर एस। समझा? और उससे पहले वाला रेशियो हमने क्या लिया था? ए बी अपॉन बी डी, और बी डी क्यों लिया था? क्योंकि हमें यहाँ पर क्यू एस फाइंड करना था। तो पहले मैंने आपको कहा जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके से हम रेशियोज लेंगे। अब देखो बी सी का वैल्यू आपके पास है, बी सी है 70, सी डी 80 है, इज इक्वल टू क्यू आर को हमने वाई कंसिडर किया था, आर एस हमें अभी मिला है 200 माइनस वाई। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 200 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 इंटू वाई, तो 8 वाई हो जाएगा। सो देयरफॉर अब इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर इस तरीके से, 7 टू ज़ा 14, डबल जीरो माइनस 7y इज इक्वल टू 8y। अब y वाले टर्म को एक साइड कर दो, तो यहाँ पर 1400 इज इक्वल टू 8y, ये माइनस 7 वहाँ जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। देयरफॉर 1400 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 15 होता है। सो देयरफॉर 1400 अपॉन 15 इज इक्वल टू y हो जाएगा। 5 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, देखो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 4 बच गया, 5 8 ज़ा 40, और ये 0 आ गया, तो 280 अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ पर। सो क्यू आर इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 यूनिट्स, इस तरीके से लिख देंगे हम लोग। सो आर एस इज इक्वल टू 200 माइनस वाई दिया था 280 अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ पर मैं रीजन में लिख सकता हूँ फ्रॉम 3, क्योंकि आर एस जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में मिला था मुझे। अब इसको सॉल्व करना है बस। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, 200 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 280 अपॉन में 3, विच इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेगा 600 माइनस 280 अपॉन में 3, और फाइनली आपको यहाँ पर मिलेगा 320 अपॉन में 3। देयरफॉर आर एस का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 320 अपॉन 3 यूनिट्स। तो इस तरीके से होगा पूरा सोल्यूशन। ये पेज 1 है। आई नो इसका सोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही लेंदी है, बट क्या करें, आपको दिया है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। ये दो चीजें तो आपको गिवन में ही दी गई है, मतलब क्वेश्चन में ही है। यहाँ से हमने कंसीडर किया है पी क्यू को x और क्यू आर को y। तो पहले हमने क्यू एस का वैल्यू निकाला 280 माइनस एक्स, फिर इसके बाद में हमने रेशो लिए हैं। अब यही रेशो क्यों लिए हैं मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर हमें ये निकालना था, x निकालना था, तो ए बी, और यहाँ पर अपॉन में बी डी क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे पी क्यू और यहाँ पर क्यू एस निकालना था, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल। अगर देखो यहाँ पर मैं ये दो अगर लेता, तो अपोजिट में मेरे पास एक्स वाई दोनों बच जाते हैं, और एट अ टाइम मैं या तो एक्स या तो वाई निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने क्यू आर की जगह क्यू एस लिया, और ये रहा सेकंड पेज। तो वीडियो एंड करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि बाकी ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले और आपका प्रॉब्लम सेट 1 कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।